नमस्ते, ज्ञान विविधि चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हम पढ़ रहे हैं अलंकार, जो कक्षा 11th-12th के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो कुछ अलंकारों की बात है, हमने पीछे के 7 भाग है वो बना के उसमें कर लिए है। कुछ एक अलंकार बचे हैं जिनकी बात है वो आज हम करते हैं। अगला अलंकार आता है अपना भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार, देखिए जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, भ्रांति पैदा हो जाती है। भ्रम की स्थिति, एक संधि अलग होता है, भ्रम अलग होता है। यहाँ संधि अलंकार नहीं, संधि अलंकार भ्रांतिमान में अंतर है, थोड़ा सा एक सूक्ष्म सा अंतर है। तो यहाँ भ्रांतिमान अलंकार की बात की जा रही है, यानी कि किसी वस्तु को देखकर उपमेय और उपमान को एक साथ देखकर भ्रम हो जाता है कि जब एक जैसे दिखाई देने के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाता है। एक जैसी वस्तु दिखाई देने के कारण, जैसे अभी रात के अंधेरे में हम देखते हैं कि कभी रस्सी पड़ी होती है, लेकिन हमें उसे देखकर क्या हो जाता है, क्या भ्रम पैदा हो जाता है कि सांप का भ्रम पैदा हो जाता है। उसी प्रकार से यानी कि जहाँ एक जैसे दिखाई देने के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाता है, जहाँ एक जैसे दिखाई, ये सरल रूप में आपको परिभाषा है वो समझाई जा रही है कि जहां एक जैसे दिखाई देने के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाता है। वहां पर भ्रांतिमान अलंकार ही होता है, यानी कि जब एक जैसे दिखाई देने के कारण, एक जैसे दिखाई दे, अब देखिए रस्सी और सांप में है ना, ब्रह्मवश है, हम उसे रस्सी को क्या समझ बैठते हैं, सांप समझ बैठते हैं। तो यह समानता के कारण दूसरी वस्तु का भ्रम होता है, या इतनी अधिक समानता होती है, या ऐसे कह जाए कि बहुत अधिक समानता के कारण उसे एक ही मान लिया जाता है। बहुत अधिक समानता के कारण उसे एक ही मान लिया जाता है। लिया जाता है तो उसे वहां पर कौन सा अलंकार होता है, भ्रांतिमान अलंकार होता है ना। यानी कि जहां एक जैसे दिखाई देने के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाता है। पड़ी तो रस्सी है, लेकिन उसे हम क्या मान लेते हैं, सांप मान लेते हैं, है ना। या बहुत अधिक समानता के कारण, या इतनी अधिक उनमें समानता होती है कि उसे एक ही मान लिया जाता है, तो वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। एक तो या हम ऐसे कह सकते हैं कि जहां उपमेय व उपमान, जहां उपमेय व उपमान, उपमेय व उपमान की बात मैंने की थी, आपको समझ में आया होगा उपमेय किसे कहते हैं, उपमान किसे कहते हैं। कि जहां उपमेय व उपमान दोनों को एक साथ देखने पर, कि उपमेय भी उपस्थित है और उपमान भी उपस्थित है, तो दोनों को एक साथ देखने पर उपमान का निश्चयात्मक भ्रम पैदा हो जाता है। कि जहां उपमेय उपमान दोनों को एक साथ देखने पर, दोनों को एक साथ देखने पर उपमान का, उपमेय का नहीं, उपमान का निश्चयात्मक, यानी निश्चय रूप से निश्चयात्मक भ्रम हो जाता है, यानी निश्चयात्मक भ्रम हो जाए, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है, हो जाए वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है।
देखिए समझिए कि जहाँ उपमेय में उपमान दोनों को एक साथ देखने पर, अब देखिए रस्सी को हम साफ समझ बैठते हैं, तो यहाँ रस्सी भी है, उपमेय है, उपमान यानी कि सांप से तुलना हो रही है तो उपमान है, यानी दोनों को एक साथ देखने पर उपमान का, यानी कि रस्सी को हम निश्चय रूप से क्या समझ बैठते हैं, सर्प समझ बैठते हैं, सांप समझ, निश्चयात्मक भ्रम जहाँ पैदा हो जाए वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। अब देखिए इसके उदाहरण है वो मैं लिखती हूँ, जैसे नाक का मोती अधर की कांति से, बहुत ही अच्छा उदाहरण है ये इसका, इस अलंकार का। नाक का मोती अधर की कांति से, अधर यानी होठ होते हैं, कल भी बताया था, और कांति यानी होता है चमक। नाक का मोती यानी कि किसी नायिका ने है नाक में मोती पहन रखा है, नाक में मोती पहन रखा है, और अधर की कांति यानी होठों की लालिमा से वो चमक रहा है, लाल रंग का दिखाई दे रहा है। मोती वैसे ये होता है कैसा है, सफेद रंग का होता है, मोती का रंग सफेद होता है, लेकिन अधर की कांति से, होठों की लालिमा से वो कैसा दिख रहा है, लाल दिख रहा है। बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, अब देखिए यहाँ भ्रांति पैदा हुई ना, भ्रांति से कि नाक का मोती अधर की कांति, यानी किसी नायिका ने नाक में मोती पहन रखा है और वो होठों की लालिमा से, होठों की कांति से, चमक से लाल रंग का दिखाई दे रहा है, उससे बीज दाड़िम का समझ बैठता है भ्रांति से। बीज दाड़िम का यानी लाल दाड़िम जो होती है, अनार जो होता है, उसके दाने भी कैसे होते हैं, लाल रंग के होते हैं, तो उसे बीज एक तोता है जो कि उसे अनार का बीज समझ बैठता है भ्रांति से। देखकर सहसा हुआ सुख मौन, देखकर सुख यानी होता है तोता, देखकर सुख सहसा हुआ मौन, मौन यानी चुप, और उसे देखकर अचानक से जो तोता था, सुख था, वो क्या हो जाता है, मौन हो जाता है, कि सोचता है अन्य सुख कौन है, सोचता है अन्य सुख कौन है। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए कवि ने बड़ी सुंदर है वो कल्पना यहाँ करके बताते हैं, किसी नायिका ने अपने नाक में मोती पहन रखा है और नाक उसकी कैसी है, तीखी नाक है, तीखी नाक वाली है, जो कैसी लगती है, ऐसा लगता है कि मानो तोते की चोंच हो, इस प्रकार से, और उसे जो अधर की कांति से उसका जो मोती लाल रंग का चमक रहा है, उसे तोता है वो क्या समझ बैठता है, दाड़िम का बीज समझ बैठता है। ऐसा लगता है कि मानो किसी दूसरे तोते ने दाड़िम का बीज अपनी चोंच में दबा रखा हो, इस तरह से सोचते हैं। और इसे देखकर जो तोता था वो अचानक से मौन हो जाता है, मौन है, सोचता है अन्य सुख कौन है, कि ये दूसरा तोता कौन है, उसे भ्रांति पैदा हो गई। तो यहाँ भ्रांतिमान अलंकार हुआ। एक और देखते हैं उदाहरण, पाए महावर देन को नाइन बेटी आए, बहुत ही अच्छा उदाहरण है ये भी। पाए महावर देन को नाइन बेटी आए। पाए महावर, महावर मैंने जैसा कि कल भी आपको बताया था कि पैरों में लगाई जाती है, पैर के नीचे के भाग में जो लगाई जाती है, पैरों को सुंदर दिखाने के लिए लाल रंग जो लगाया जाता है उसे महावर कहते हैं। कि पाए महावर देन को नाइन बेटी आए, पाए महावर देन को नाइन बेटी आए, फिर जाती महावरी एडी मीड़त जाए, फिर जाती महावरी, फिर जाती महावरी एडी मीड़त जाए। देखिए कितनी सुंदर कल्पना यहाँ करते हैं कवि, कि पाए महावर देन को, कि किसी एक नायिका का श्रृंगार करने के लिए जो नाइन होती है वो उसके पैरों में महावर लगाने के लिए बैठती है, उसका श्रृंगार करने के लिए, उसके पैरों को सुंदर दिखाने के लिए महावर लेकर बैठती है। नाइन बेटी आए तो उसके
महावर लगाने के लिए, महावर देने के लिए उसे बैठती है, लेकिन फिर जाती महावरी। तो वो कहते हैं कि बार बार वो आती है और जाती है, आती है और जाती है, क्योंकि उसे भ्रम पैदा हो गया था। क्या भ्रम? कि जो नायिका थी उसके पैरों की सुंदरता को देखकर उसे भ्रम हो जाता है, उनकी एड़ियों की जो सुंदरता थी उसे देखकर भ्रम हो जाता है, उसे महावरी का ही भ्रम हो जाता है कि नायिका की जो एड़ियां थी वो कैसी थी, लाल रंग की थी, अत्यधिक सुंदर, कोमल और लाल रंग की थी। उसे देखकर उसे भ्रम हो जाता है कि एक महावर है वो यही है, महावर है वो लगी हुई है, और बार बार उसकी एड़ियों पर ये अपने हाथ है वो घुमा रही है, यानी कि महावर देने के लिए बैठती है, नायिका का श्रृंगार करने के लिए बैठती है। लेकिन उसे यहाँ भ्रम हो जाता है, क्या देखकर? नायिका की जो सुंदर एड़ियां थी, कोमल और लाल रंग की जो एड़ियां थी, उसे देखकर उसे किसका भ्रम हो जाता है? महावर लगे होने का एक भ्रम हो जाता है, और वो बार बार नायिका के पैरों पर ही अपने हाथ है वो घुमाती रहती है, बिना महावर के ही हाथ घुमाती रहती है। इस प्रकार से उसे क्या हो जाता है? यहाँ भ्रांति हो जाता है। एक और ध्यान देते हैं, कपिकर दीन, ये जो अपने सुंदरकांड की है आती है, चौपाई आती है, कपिकर हृदय विचार दीन मुद्रिका डारी तबे जानी अशोक अंगार सी हंसी उठी कर गयो। अब देखिए, हनुमान जी है जब जाते हैं लंका में, जाते हैं सीता माता का पता लगाने के लिए जाते हैं, तो अशोक वाटिका में देखते हैं माता सीता को, अशोक वृक्ष के नीचे है वो बैठा हुआ देखते हैं, और वहां से वो ऊपर से श्री राम नाम की मुद्रिका है वो गिराते हैं। अब राम नाम की मुद्रिका जैसे ही गिरते हैं तो सीता जी को क्या भ्रम होता है, क्योंकि उन्हें तो बिल्कुल कल्पना भी नहीं थी कि यहाँ हनुमान है, श्री राम का दूत है, वो आ सकता है और इस तरह से उन्हें राम नाम की मुद्रिका है वो मिल सकती है। तो उन्हें तो बिल्कुल भी इसका आभास नहीं था। जैसे ही मुद्रिका गिरती है तो उन्हें किसका भ्रम होता है? अशोक अंगार, अंगार से यहाँ अशोक के फूलों से, अंगार से वैसे अंगारों से होता है, धधकते हुए अंगारों से, लेकिन यहाँ अंगार का अर्थ है किससे ले रहे हैं? अशोक के फूलों से ले रहे हैं। तो जैसे ही गिरती है तो उन्हें क्या भ्रम हो जाता है कि ऐसा लगता है कि मानो अशोक के वृक्ष से अशोक का पुष्प है वो गिरा है, फूल है वो गिरा है, और वो उन्हें क्या करती है? उठा लेती है। इस प्रकार का उन्हें, यानी कि मुद्रिका को देखकर सीता जी को है वो किसका भ्रम होता है? अशोक के फूल गिरने का भ्रम है वो होता है। तो ये अपना भ्रांतिमान अलंकार था। अगला देखते हैं समासोक्ति अलंकार। देखिए, अगर ये जो समासोक्ति है इसका हमें विच्छेद करते हैं। समासोक्ति यानी समास नाम है, अर्थ है, और समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप करना। समास का अर्थ है वो क्या होता है? संक्षेप कथन। संक्षेप कथन यानी कि छोटे रूप में कहना। प्रस्तुत के वर्णन में, जब देखिए प्रस्तुत यानी कि क्या हुआ? उपमेय। प्रस्तुत से मतलब हुआ उपमेय, कि जो वस्तु हमारे सामने होती है, प्रत्यक्ष होती है, प्रस्तुत होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उपमेय कहते हैं। तो प्रस्तुत के वर्णन में समान अर्थ सूचक विशेषणों के द्वारा, अब किसी प्रस्तुत चीज का वर्णन हम कर रहे हैं, प्रस्तुत वस्तु है उसका वर्णन हम कर रहे हैं, तो उसके समान अर्थ सूचक विशेषण यानी कि उसी के समान अर्थ देने वाले जो विशेषणों का प्रयोग है। विशेषण किसे कहते हैं? किसी की विशेषता बताते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु की जो विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। तो समान अर्थ सूचक विशेषणों के द्वारा अप्रस्तुत का बोध करवाया जाता है, यानी कि उपमान का बोध करवाया जाता है। प्रस्तुत यानी उपमेय के वर्णन में समान सूचक अर्थ विशेषणों के द्वारा अप्रस्तुत का यानी उपमान का बोध करवाया जाता है, तो वहाँ क्या होता है? समासोक्ति अलंकार होता है कि प्रस्तुत के वर्णन में समान अर्थ सूचक, इसके लिखते हुए प्रस्तुत के वर्णन में समान अर्थ सूचक
विशेषण, विशेषण विशेषता बताने समान अर्थ सूचक विशेषणों के द्वारा अप्रस्तुत का बोध करवाया जाता है। अप्रस्तुत यानी कि उपमान। वहाँ समासोक्ति अलंकार होता है। देखिए, प्रस्तुत के वर्णन में समान अर्थ सूचक यानी कि उसी के समान अर्थ का बोध करवाने वाले, किसके समान? उपमान के, कि विशेषणों के द्वारा अप्रस्तुत का बोध कराया जाता है। या ऐसा कहा जाए कि जहाँ लिंग या विशेषण की समानता के कारण, लिंग और विशेषण की समानता के कारण प्रस्तुत के कथन में अप्रस्तुत व्यवहार का समारोप किया जाता है, तो वहाँ समासोक्ति अलंकार होता है, लिंग और विशेषण की समानता के कारण। या ऐसे भी कह सकते हैं, जहाँ लिंग है विशेषण की समानता के कारण, लिंग व विशेषण की समानता के कारण प्रस्तुत के कथन में अप्रस्तुत व्यवहार, प्रस्तुत के कथन में अप्रस्तुत कथन का व्यवहार समारोप किया जाता है, समारोप किया जाता है, वहाँ समासोक्ति अलंकार होता है। यानी कि जहाँ अप्रस्तुत व्यवहार का समारोप है वो किया जाता है, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? समासोक्ति अलंकार होता है। जैसे कुमुदनी हूँ प्रफुल्लित, भई सांझ कला निधि जाए। कुमुदनी हूँ प्रफुल्लित, उदाहरण देखते हैं इसका। जैसे कुमुदनी हूँ प्रफुल्लित, कुमुदनी, कुमुदनी का पुष्प होता है, कुमुदनी का फूल होता है। कुमुदनी हूँ प्रफुल्लित, भई सांझ कला निधि जाए। भई सांझ, सांझ यानी शाम का समय, कला निधि कहते हैं चंद्रमा को, कला निधि जाए। अब देखिए यहाँ इसका प्रस्तुत वर्णन क्या होता है कि कुमुदनी प्रफुल्लित, कुमुदनी का पुष्प है वो प्रफुल्लित मतलब खिल जाता है, क्या जानकर? सांझ का समय जानकर। और सांझ का समय जब होता है तो चंद्रमा आता है, आसमान में चंद्रमा दिखाई देता है, और चंद्रमा को देखकर कुमुदनी का पुष्प है वो खिल जाता है। तो प्रस्तुत वर्णन तो ये हुआ कि सांझ के समय को जानकर कुमुदनी है कि ये जानकर अब तो उनकी कला निधि यानी कि कला को, कला की निधि यानी कि कलाएं होती है, चंद्रमा अपनी कलाएं हैं वो बदलता है, बढ़ाता है, कलाओं के कारण जाना जाता है। तो अपनी कला निधि चंद्रमा के लिए आता है कि उसे और देखकर कुमुदनी है वो क्या हो जाती है? प्रफुल्लित हो जाती है, खुश है वो हो जाती है। इसका प्रस्तुत वर्णन तो ये हुआ। अप्रस्तुत वर्णन यानी कि इस पंक्ति के माध्यम से अप्रस्तुत का वर्णन करते हैं कि सांझ के समय में एक नायिका होती है, सांझ के समय में, संध्या के समय कलाओं के निधि प्रियतम को देखकर, कि अपने प्रियतम को कलाओं का निधि मानती है और उसे देखकर नायिका है वो क्या हो जाती है? प्रसन्न हो जाती है, प्रफुल्लित हो जाती है, खिल जाती है। तो यहाँ प्रस्तुत के द्वारा है क्या है? प्रस्तुत का वर्णन है वो क्या है? समान उक्ति के द्वारा, समान अर्थ के अनुसार। देखिए कुमुदनी के पुष्प के अर्थ के संबंध में भी है वो चांद का को देखकर वो प्रफुल्लित होती है, और नायिका के संबंध में भी यही अर्थ निकलता है कि अपने नायक को देखकर, प्रियतम को देखकर है वो नायिका है वो कुमुदनी के फूल की भांति खिल जाती है। ये वह। अब एक उदाहरण और देखते हैं, सिंधु सेज पर धरा वधु, अब तनिक संकुचित बैठे। अब सिंधु सेज यानी कि सिंधु किसके लिए आता है? सागर के लिए। सागर रूपी जो सेज है उस पर धरा है, धरा रूप
को है तो क्या मान लिया, नवेली वधू मान लिया है, और वो तनिक संकुचित होकर बैठी है, संकुचित होकर बैठी है। प्रलय निशा की हलचल स्मृति में मान किए से किसी प्रलय, जब प्रलय हुआ था और प्रलय की ऐसी रात्रि आई थी, तो उसको सोचकर वो तनिक से संकोच हो रही है और ऐंठ कर बैठी हुई है। ये तो प्रस्तुत वर्णन हुआ धरा के लिए, वसुधा के लिए, धरती के लिए, है ना, समुद्र के लिए। अब इसी का ही अप्रस्तुत वर्णन करते हैं किसी नायिका के लिए, नवेली दुल्हन के लिए वर्णन करते हैं कि एक नवेली दुल्हन है जो कि सेज पर बैठी हुई है संकोच करके, और रात्रिकालीन नायक के द्वारा जब उसे सताया गया था उन सब बातों को करके वो क्या हो रही है, संकुचित सी हो रही है, थोड़ी सी ऐंठ कर है वो बैठी हुई है। उस हलचल को याद करके, स्मृति स्मृति यानी याद करके उसे वो संकुचित हुई बैठी है। तो ये हुआ अपना कौन सा, समासोक्ति अलंकार। अगला उदाहरण देखते हैं, अगला अलंकार देखते हैं उदाहरण अलंकार। सरल एकदम बिल्कुल उदाहरण अलंकार, जहाँ पहले किसी सामान्य बात को, कोई सामान्य बात है वो कही जाती है, और उसी का समझाने के लिए उससे जुड़ी हुई एक और उदाहरण के द्वारा हम प्रस्तुत कर देते हैं कि जहाँ पहले किसी सामान्य बात का कथन किया जाता है, फिर उसे स्पष्ट करने के लिए विशेष कथन द्वारा भाव प्रकट किया जाता है। जहाँ परिभाषा लेते हैं इसकी, जहाँ पहले सामान्य कथन यानी कि सामान्य सी बात है वो कही जाती है, जहाँ पहले किसी सामान्य बात है, किसी सामान्य बात का कथन है वो किया जाए, सामान्य बात का कथन किया जाए, फिर उसे स्पष्ट करने के लिए विशेष कथन का सहारा है वो लिया जाता है। यानी उस पहली बात को स्पष्ट करने के लिए एक विशेष कथन का सहारा लिया जाए, विशेष कथन द्वारा भाव प्रकट किया जाए, विशेष कथन द्वारा भाव प्रकट किया जाए। तो वहाँ उदाहरण अलंकार होता है। या इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि इसमें प्रथम कथन की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए दूसरा कथन है वो उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किया जाता है। इसमें प्रथम कथन के लिए, प्रथम कथन की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए प्रमाणित करने के लिए द्वितीय कथन उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किया जाता है। किया जाता है। देखिए, कहने का मतलब है प्रथम कथन है जो सामान्य बात कही जाती है उसे विशेष कथन के द्वारा उसे प्रमाणित है वो किया जाता है। तो वहाँ कौन सा उदाहरण अलंकार होता है? जैसे निकी पे फीकी लगे बिन अवसर की बात, जैसे निकी पर फीकी लगे बिन अवसर की बात। बिना अवसर पर कई बात है वो कैसी लगती है, फीकी लिखते हैं, उसका कोई महत्व नहीं होता है। कहने का मतलब इसका क्या हो कि निकी पर फीकी लगे बिना अवसर की बात, बात भले ही कितनी ही नेक बात है वो कही जाए, कितनी ही सत्य बात है वो कही जाए, लेकिन जो बिना अवसर पर कही जाती है, बिना अवसर या बिना मौके पर जो बात कही जाती है वो कैसी लगती है, फीकी लगती है, उसका महत्व है वो नहीं होता है।
जैसे वर्णन युद्ध में रस श्रृंगार ने सुहाग। अब इस बात को प्रमाणित करने के लिए दूसरी पंक्ति कही जाती है, जैसे युद्ध वर्णन में रस श्रृंगार ने सुहाग। रस श्रृंगार ने सुहाग। अब किसी युद्ध का वर्णन हो रहा है, अब कोई युद्ध का वर्णन हो रहा है तो उसी प्रकार, यानी कि कितनी ही सत्य बात कही जाए लेकिन वो बिना असत्य कही जाए तो उसको वो फीकी लगती है, कम लगती है, कमजोर लगती है, उसका महत्व नहीं रहता है। उसी प्रकार जैसे युद्ध के वर्णन में श्रृंगार रस का वर्णन करना। अब युद्ध का वर्णन होता है तो उसमें तो ओज गुण है वो भरा होता है ना। ओज गुण से कहीं बात की जाती है, वीरता की बातें की जाती है। वहाँ श्रृंगार रस, अगर कोई श्रृंगार रस की बातें करते हैं तो वो तनिक भी सुहाती नहीं है। वैसे ही यानी प्रथम बात को सिद्ध करने के लिए दूसरा उदाहरण है वो दिया गया है। यो रही मन जस होत है, एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है इसका। यो रही मन जस होत है, यो रही मन जस होत है उपकारी के संग। उपकारी के संग बाटन वारे के लगे। बाटन वारे के लगे जो मेहंदी के रंग। जो मेहंदी के रंग। देखिए यहाँ बहुत अच्छा उदाहरण है ये कि यो रहीमन जस होता है, रहीम जी का है, रहीमदास जी कहते हैं उपकारी के संग। जस यानी होता है यश प्राप्त होना, कीर्ति फैलना उसकी। कि रहीमदास जी कहते हैं जो उपकारी व्यक्ति के संग रहता है उसके साथ बने रहने से उसे यश की प्राप्ति हो जाती है, उसकी कीर्ति है वो फैलने लगती है। उसी प्रकार अब देखिए कि बाटन वाले के लगे कि जिस प्रकार से बाटन वाले यानी कि मेहंदी को जो बाटना मतलब होता है पीसना, कि मेहंदी को जो पीसने वाले होते हैं वो भले ही मेहंदी को अपने हाथों पर न लगाए फिर भी मेहंदी का रंग है उनके हाथों पर आ जाता है। कि मेहंदी को न लगाने से भी उनका, कि मेहंदी का साथ करने, मेहंदी को पीसने भर से उनके हाथों पर मेहंदी का रंग है वो आ जाता है। उसी प्रकार कोई व्यक्ति अगर किसी उपकारी का संग करता है तो उसे यश की प्राप्ति होती है। अब देखिए इस जो उदाहरण अलंकार होता है इसमें उपमेय के बाद, ये इसकी पहचान है इसमें कि उपमेय के बाद जैसे ज्यों वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। शब्दों का प्रयोग करते हैं। देखिए पहले उदाहरण में नि की पर पी के लिए भिन्न अवसर के बाद जैसे आया ना, जैसे युद्ध वर्णन में रस श्रृंगार ने सुहाग। जो रही मंजस होता है उपकारी के संग बाटन वाले के लगे ज्यों आ गया, जो मेहंदी के रंग। तो इस प्रकार से यहाँ पर है जैसे जो वाचक शब्दों के द्वारा इसकी पहचान है वो की जा सकती है। यानी उपमेय के बाद है ये जैसे ये जो शब्द है वो लगते हैं उदाहरण अलंकार में। उम्मीद करती हूँ तीनों अलंकार है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। अगले टॉपिक के साथ हम कल की कक्षा में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।